हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 MS एक्सेल 2010 का इंट्रोडक्शन करेंगे। MS एक्सेल 2010 एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम स्प्रेडशीट में अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, इसलिए इसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं। MS एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है, जैसे कि लोटस 123, क्वाट्रो प्रो एंड ओपन ऑफिस कैल्सी। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होते हैं वो हमें डाटा को किसी टेबुलर फॉर्मेट में बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमें किसी ऑफिस में या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के रिकॉर्ड को, बिल्स को मेंटेन करना पड़ता है या दूसरी शीट्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो वहाँ पर हमें डाटा की एंट्री के लिए या उनको मैनिपुलेट करने के लिए एक वर्कशीट की ज़रूरत होती है, जो हम इसमें कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ MS एक्सेल? MS एक्सेल है क्या? MS एक्सेल या स्प्रेडशीट प्रोग्राम बहुत ज़्यादा वर्कशीट क्रिएट करने के लिए, कोई चार्ट बनाने के लिए या कोई दूसरे टेबल की फॉर्म में कोई डाटा शीट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ही पार्ट होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ओपन ऑफिस कैल्सी, लोटस 123 और क्वाट्रो प्रो एक्सेट्रा। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को स्टार्ट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करना है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हम इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक विंडो आती है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हमें स्क्रीन पर ब्लैंक वर्कबुक के साथ हमें 3 वर्कशीट्स ऑटोमेटिकली खुली हुई हमें दिखाई देती हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट वर्कबुक होती है, इसको हम बुक 1 नाम होता है, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जब हम उसको सेव करते हैं अपने वर्क को, तो हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इंटरफेस के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे काम करते समय यूज़ किए जाते हैं। बहुत इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में होता है, सबसे पहले होता है फाइल टैब। फाइल टैब क्या होता है? जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के न्यू डिज़ाइन में फाइल टैब को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से रिप्लेस कर सकते हैं। MS ऑफिस 2010 में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन है, उसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल टैब के बटन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमें बैक स्टेज व्यू देता है और हमें कोई भी एक्सेल डाटा फाइल को मैनेज करने के लिए हमारी हेल्प करता है। इसके बाद होता है टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है? हमारी एक्सेल विंडो के सबसे टॉप में ये हमें दिखाई देता है, जिसमें कि हमारी फाइल या एप्लीकेशन का हमारे नेम लिखा होता है। क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? ये हमें बार बार किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए, ये इसमें फीचर्स होते हैं, जैसे कि जो ऑप्शंस हमें बार बार यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे सेव, अनडू, रीडू। तो ये हमें बार बार करने पड़ते हैं, तो यहाँ से हम इसको जल्दी से इन टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद होता है रिबन। रिबन क्या होता है? रिबन में हमें एक्सेल कमांड्स लिखे होते हैं, जो कि बटन्स की फॉर्म में होते हैं और आइकन्स की फॉर्म में होते हैं, और ये हमारी स्प्रेडशीट के सबसे टॉप की तरफ होता है, जिसमें 7 टैब्स होते हैं, जो कि फिर से और ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, जो कि हमें स्प्रेडशीट पर काम करने के लिए और क्रिएट करने के लिए अलग अलग चीज़ों को यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद होता है फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है? इसमें मेनली हमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करते समय इसका यूज़ किया जाता है, और इसमें हमें किसी भी सेल में अपनी स्प्रेडशीट में इस फार्मूला को, डाटा को हम एंट्री कर सकते हैं फार्मूला बार से। इसके बाद होता है नेम बॉक्स। कोई भी एक्टिव सेल का सेल एड्रेस इसमें डिस्प्ले होता है। इसके बाद शीट टैब। शीट टैब क्या होता है? ये हमें वर्कशीट को एक से दूसरे शीट पर जाने में स्विच करने के लिए हेल्प करता है। फिर स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है? ये हमें किसी भी सेल का करंट स्टेटस बताता है और जूम ऑप्शन में हमें दिखाता है। इसके बाद डाटा कितने टाइप्स के होते हैं? डाटा 3 तरह के होते हैं, जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में एंटर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले होता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट डाटा जो होता है वो अल्फ़ाबेट्स और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डाटा जो होता है वो लेफ़्ट अलाइंड होता है, किसी भी सेल में लेफ़्ट में से स्टार्ट होता है एक लाइन में। उसके बाद जब नंबर्स होते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो 0 से 9 तक की डिजिट्स होती हैं, जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइंड आते हैं, किसी भी सेल में राइट हैंड की तरफ अलाइंड होते हैं। उसके बाद फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, जब हमें फार्मूला क्रिएट करना होता है कोई भी एक्सेल की स्प्रेडशीट पे, तो वो उससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं और हमारी उस सेल की वैल्यूज़ भी एकदम करेक्ट आती है। तो उसको फार्मूला रिजल्ट्स जो होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो सेल में राइट अलाइंड आते हैं बाउंड्री से। तो इस तरह से इसमें कुछ कुछ नंबर्स लेफ़्ट अलाइंड होते हैं और कुछ कुछ राइट अलाइंड। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, एक्सेल का कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, जिसमें कि बेसिक एक्सेल फाइल होती है। ये बहुत सारी वर्कशीट्स का कलेक्शन होता है। वर्कशीट या हम उनको स्प्रेडशीट्स भी बोल सकते हैं। तो 3 वर्कशीट्स बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक में होती हैं, तो जिसको हम .xlsx एक्सटेंशन के साथ वो सेव होती हैं। इसके बाद वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है, एक इंडिविजुअल पेज, एक्सेल वर्कबुक का एक पेज को हम वर्कशीट बोलते हैं। इसको हम स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारी रोज और कॉलम्स होते हैं, जो कि जिनके अंदर सेल्स बने होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम किसी भी वर्कशीट का जो आता है वो शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके आता है, और हम उसको रीनेम भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। तो ये जो शीट नेम है ये हमें शीट टैब एरिया में डिस्प्ले होते रहते हैं। हम एक शीट से दूसरी शीट में उनके रिस्पेक्टिव टैब पर क्लिक करके जा सकते हैं। अब हमें टू गिव ए मीनिंगफुल नेम टू द वर्कशीट, अपनी वर्कशीट को रीनेम करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, अब हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमें शीट टैब से शीट नेम को डबल क्लिक करना है, या शीट नेम पर राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन को चूज़ करना है, और उसके बाद हम नया नाम उसमें एंटर करके एंटर की को प्रेस कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रोज़। रोज़ क्या होती हैं, तो वर्कशीट में क्या होता है, रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्शन कॉम्बिनेशन है, मतलब रोज़ बनी होती हैं और फिर कॉलम्स उनको इंटरसेक्ट करते हैं। तो रोज़ को हम हॉरिजॉन्टली टॉप से बॉटम तक वर्कशीट में देख सकते हैं। MS एक्सेल में 10,48,576 रोज़ होती हैं किसी भी वर्कशीट में, और जो कि 1 से लेके 10,48,506 तक होती है कंटिन्यू। अब इसके बाद हम कॉलम्स को पढ़ते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकली होते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो इनको हम लेटर्स ABC से शो करते हैं, और ये XFD तक होते हैं। तो टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं एक वर्कशीट में। और सेल्स देखिए, जैसे अब ये हॉरिजॉन्टली जो होते हैं ये रोज़ होती हैं, और वर्टिकल्स जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। इसके बाद ये सेल्स होते हैं। सेल्स अब हम पढ़ेंगे, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी वर्कशीट की, जैसे कि स्क्वायर है, तो ये एक सेल हो गया। वर्कशीट जो रोज़ और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है उसको हम सेल बोलते हैं। तो हर एक रो वर्कशीट में एक कॉलम को इंटरसेक्ट करती है, तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन जाता है, जिसको हम सेल बोलते हैं। डाटा, किसी वर्कशीट में डाटा को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें इन सेल्स में डाटा को एंट्री करना होता है, और एक सेल जो होता है वो एक हाईलाइटेड सेल बाउंड्री होता है उसमें, जिसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। जिस सेल पर हम होते हैं उसकी बाउंड्री हाईलाइटेड रहती है। तो डाटा को हम इसमें एंट्री भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो किसी सेल को एक्टिव करने के लिए उसमें हमें क्लिक करना होता है, और उसमें एरो की से हम उसको लेफ़्ट राइट उसकी बाउंड्री को मूव कर सकते हैं, और वर्कशीट सेल में किसी भी दूसरे सेल पर जा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है, हर एक सेल का वर्कशीट में एक अलग एड्रेस होता है, तो जो कि उसकी रोज़ नंबर और
कॉलम नंबर जिस रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करके वो सेल बना है उसी से उसका एड्रेस होता है। जैसे कि यदि रो नंबर 1 कॉलम ए को इंटरसेक्ट करती है तो उस सेल जो उनके कटने से जो सेल बनेगा उसका एड्रेस होगा A1। तो इसी तरह से हम अपने A1 सेल का एड्रेस देख के हम अपने सेल को इजीली लोकेट कर सकते हैं वर्कशीट में कि वो कहाँ पर, हम इस तरह से फॉर्मूला भी उसमें फिट कर सकते हैं। इसके बाद होता है वर्कबुक क्रिएट करना। वर्कबुक क्रिएट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमें डायलॉग बॉक्स में से फाइल बटन को क्लिक करना होगा और उसके बाद हमें न्यू ऑप्शन को क्लिक करना होगा और फिर क्रिएट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो हमें MS एक्सेल का एक विंडो दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पर। इसके बाद हमें डाटा में एंट्री कैसे करते हैं डाटा सेल में वो देखते हैं। तो एक्टिव सेल में डाटा एंट्री करने के लिए हमें सिर्फ डिजायर्ड सेल को क्लिक करना है और अपना टाइपिंग स्टार्ट कर देना है, या फिर डाटा को एक्टिव सेल में एंट्री करने के लिए हमें फॉर्मूला बार के थ्रू अपनी सिंपल डिजायर्ड सेल को क्लिक करना है और उसमें कर्सर को ले जाकर फॉर्मूला बार को प्लेस करके अपनी टाइपिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं और अपनी डाटा एंट्री को कंप्लीट करते हैं, या इसके अलावा हम कैंसिल बटन को भी प्रेस करके अपनी डाटा एंट्री को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी डाटा में किसी भी सेल में अपना डाटा एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद मूविंग अराउंड द वर्कशीट। किसी वर्कशीट में हमें अपना डाटा एंट्री करने के लिए हमें किसी सेल पॉइंटर को एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए जो कीज़ होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे एरो कीज़ जो होती हैं वो राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन किसी सेल में करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो होती है पेज अप की होती है पेज को ऊपर वाले पेज को देखने के लिए, और पेज डाउन की होती है पेज में नीचे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम से हम A1 सेल पर जाते हैं और शिफ्ट प्लस टैब से हम उससे प्रीवियस सेल में रो में उससे पहले सेल पर पहुंच जाते हैं, और होम का बटन क्लिक करने से हम अपने रो के फर्स्ट सेल में पहुंच जाते हैं। कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करने से हम लास्ट कॉलम और लास्ट रो का जो इंटरसेक्शन सेल होता है उसके राइट के 1 सेल में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग कमांड्स को यूज़ करके अलग अलग सेल को वर्कशीट में देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यदि हम किसी सेल के कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिंपली उस सेल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसके कंटेंट जो भी हैं उसको हमें डिलीट की को प्रेस करके या बैकस्पेस की को प्रेस करके उसको डिलीट कर देना है। नेक्स्ट हम सेल के कंटेंट्स को चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी सेल में कुछ लिखा है, हम उसे हटाकर कुछ और लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें न्यू डाटा को उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करके हमें न्यू डाटा को टाइप करना है और एंटर की को प्रेस करेंगे फॉर्मूला बार से, तो जो नया डाटा है पर्टिकुलरली उस सेल में वो डाटा आ जाएगा। या हम सेल में F2 की प्रेस करके भी नया डाटा चेंज कर सकते हैं। किसी सेल के कंटेंट चेंज करने के लिए हमें फिर एंटर की प्रेस करना है या एंटर बटन फॉर्मूला बार से लेकर हम उसमें क्लिक कर सकते हैं। सेविंग ए वर्कबुक। हमें एक वर्कबुक सेव करने के लिए क्या करना है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें फाइल बटन को क्लिक करना है, उसके बाद हमें सेव को क्लिक करना है और जिस नाम से हमें सेव करना है उस नाम को हम उसमें लिख सकते हैं। हमें एक नई फाइल बनाने के लिए एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम को या एक्सेल में हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखता है जिसमें हम फोल्डर को सेलेक्ट करके उस फाइल को सेव कर सकते हैं जिस नाम से हम सेव करना चाहते हैं। एक्सेल में जब हम कोई वर्कशीट बनाते हैं तो उसमें हमें एक्सटेंशन मिलते हैं .xlsx, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये एक्सेल की वर्कशीट है। एक बार किसी फाइल का कोई नाम दे दिया तो उसकी सब्सिक्वेंट फाइल जो होती है उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार से सेव बटन को क्लिक करके दूसरा नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम सेलेक्टिंग ए सेल, अगर हम कुछ सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम में MS एक्सेल में हम कोई भी पूरी वर्कशीट को
पूरी वर्कशीट में एक साथ कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें कोई काम को चेंज करना है या वर्कशीट का कोई पर्टिकुलर पोर्शन को चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसके लिए उन सेल्स को चूज़ करना है जिस पर हम काम करना चाहते हैं। मान लीजिए हम पूरी शीट को नहीं चेंज करना चाहते हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं जिनमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद हमें उन सेलेक्ट को पूरी रो को सेलेक्ट करना होगा। तो रेंज, सेल्स की रेंज सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माउस पॉइंटर को हमें सबसे पहले सेल पर रखना होगा और उसके बाद हमें उसको सेलेक्ट करना होगा और माउस को ड्रैग करके जितने सेल्स हमें चाहिए उन सब के ऊपर ड्रैग करना होगा, जिससे वो हाईलाइट हो जाते हैं। और फिर पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए हमें हेडिंग ऑफ द रो को सेलेक्ट करना है। जिस रो को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसकी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि हम फोर्थ रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं या रो 2 को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो पूरी रो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हमें उस कॉलम ए को सपोज सेलेक्ट करना है, तो ए पर जाकर क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर नॉन नेबरिंग सिलेक्शंस करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट सेल्स की फर्स्ट रेंज को सेलेक्ट करना है सिलेक्शन मेथड से, और उसके बाद हमें कंट्रोल डाउन करके और सेलेक्ट द ऑर्डर रेंज दैट वी वांट टू सेलेक्ट। जिस रेंज को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम रिपीट कर सकते हैं जब तक हम उन रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा बार हम उसको करना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलर रिपीट कर सकते हैं उस नेबरिंग सिलेक्शन को। अब है नेबरिंग कॉलम। इसी तरह से हम कॉलम्स के पॉइंटर को सेलेक्ट करके पर्टिकुलर डिज़ायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेलेक्टिंग नेबरिंग रोज़, इसी तरह से हम अपने माउस पॉइंटर को पहली रो पर रखकर और उसको ड्रैग करके जहाँ तक हम सेलेक्ट करना चाहते हैं रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके बाद उसके लिए हम Ctrl+A करके पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम डीसेलेक्टिंग द सेल्स, अगर हम किसी सेल को सेलेक्ट अगर किया हुआ है उससे हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसको कहीं पर भी क्लिक करने पर शीट के दूसरी बाहर तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब हम किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें फाइल बटन को क्लिक करना है, उसके बाद ओपन को, और उसके बाद हमें फोल्डर को नेविगेट करना है जिस फाइल को हम खोलना चाहते हैं, और उसके बाद हमें फाइल का नेम सेलेक्ट करना है। इसके बाद एंटरिंग ए फॉर्मूले, अगर हमें अपनी वर्कशीट में कुछ फॉर्मूले ऐड करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हमें हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू को प्रेस करना होता है। और उसके बाद जैसे कि हमें इस वर्कशीट में हम एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं कि B=B2 + C2, हमें इसको ऐड करना है। तो इन सेल D2, अगर हमें D2 में हमने ये फॉर्मूला लिखा कि हमें B2 इस कॉलम का 400 और इस कॉलम को ऐड करके हम इसमें लिखना चाहते हैं, तो हमें डी वाले में ये फॉर्मूला लिखना है, तो हम उसमें एंटर करके इक्वल टू का निशान लगाकर लिख सकते हैं कि B3 + C3। तो इस तरह से हम उसका रिजल्ट जो है वो हमारे कॉलम्स में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम अपने कंटेंट्स को चेंज करते हैं तो वो सेम रिजल्ट भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विद एग्जाम्पल्स एंड रिजल्ट्स। जैसे कि MS एक्सेल में बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन किए जाते हैं, और यदि हम किसी ऑपरेटर को किसी एक फॉर्मूले के लिए कंबाइन करते हैं तो ऑपरेशंस जो होते हैं वो उसी ऑर्डर्स में प्रायोरिटी पर परफॉर्म होते हैं। जैसे कि इन दिस वे इवन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो होती हैं वो भी बहुत ही आराम से हो जाती हैं। तो फॉर्मूले बनाने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ऑर्डर हम उसके ऑपरेटर्स के देखते हैं। सबसे पहले हमें ऑपरेशंस को इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, सबसे पहले हमें जो ऑपरेशंस हैं उनको पैरेंथेसिस में बंद करना होता है। उसके बाद हमें एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन के लिए टू द पावर ऑफ को लिखना होता है। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए जो पहले आता है उसको सॉल्व करना होता है।
और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो पहले आता है उसको करना होता है। जैसे कि ऑपरेटर्स प्लस यूज़ करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज और एक्सपोनेंस। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूले को यूज़ करके अपना रिज़ल्ट को कर सकते हैं। यूजिंग द ऑर्डर मेंशन्ड ऑन लास्ट पेज हमें अपने कैलकुलेशंस के लिए 24 × 16 माइनस, इस तरह से अगर हमारा कोई है कैलकुलेशन, तो उसको लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने ऑपरेशन को पैरेंथेसिस में करना पड़ेगा। जैसे 16 - 4 12। अब फॉर्मूला हो जाएगा 24 × 12 / 4 + 3। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीज़न से पहले आता है, तो हमें फिर 24 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद 288 को 4 से डिवाइड करके फिर उसमें 3 प्लस करना होगा। तो इस तरह से हमारा रिज़ल्ट 75 आ जाएगा। इस तरह से इस ऑर्डर में हमें अपनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करना होगा। उसके बाद हमें बॉर्डर किस तरह से अप्लाई करना है। अगर हम अपनी एक्सेल वर्कशीट में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा जिस पे हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं और फिर हमें होम टैब पर क्लिक करके बॉर्डर बटन को सेलेक्ट करना होगा और हम उनमें से कोई भी बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट करके बहुत सारे बॉर्डर के टाइप आ जाते हैं, उनमें से हम जिस टाइप का बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें अप्लाइंग कलर्स टू सेल, अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल्स में कुछ कलर डालना चाहते हैं, उनको कलर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उन सेल को सेलेक्ट करना होगा और होम टैब में से कलर बटन को सेलेक्ट करके पर्टिकुलर कलर पैलेट में से वो कलर को सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं, अपने सेल्स को कलरफुल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम किसी सेल का फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट टाइप या कलर चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करके होम टैब में से फ़ॉन्ट ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्टिंग सेल, अगर हम कहीं पर कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वर्कशीट पर जब हम काम कर रहे होते हैं और हमें कहीं दो सेल के बीच में एक सेल इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंप्यूटर्स को इंसर्ट, वी वांट टू इंसर्ट द सेल विथ कंटेंट कंप्यूटर्स, तो हमें उसके लिए शिफ्टेड डाउन करके नए सेल को इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब को और फिर उसके बाद इंसर्ट और फिर सेल को इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम ऑप्शंस को सेलेक्ट करके अपने जो भी डिज़ायर्ड वर्क है उसको कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट को क्लिक करके राइट में मूव करके हम राइट कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और अपने शीट्स में बीच में कॉलम्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम सेल को कंप्यूटर्स में जो सेल्स बने हुए हैं उनको नीचे मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें शिफ्ट सेल्स डाउन का ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर हम रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कहीं पर भी क्लिक करके रो इमीडिएटली क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर हमारी डिज़ायर्ड रो आ जाएगी और उसके लिए हमें इंसर्ट सेल्स और फिर उसके बाद एंटायर रो, मतलब वहाँ पर हमारी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से कॉलम इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सेल को क्लिक करके और लेफ़्ट में क्लिक करके उसमें इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, तो हमारे इस वर्कशीट में एक कॉलम ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सेल को क्लिक करके फिर होम टैब में जाकर डिलीट सेल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने सेल को डिलीट कर सकते हैं। अगर हम सेल्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जिस सेल में कंटेंट है उसको हमें डिलीट करके और दूसरे पर्टिकुलर कॉलम को मूव अप का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए रो का नंबर या कॉलम का हेडिंग चूज़ करके डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं मेनू बटन में से। अगर हम MS एक्सेल की एग्जिस्टिंग फाइल को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें
ऑफिस बटन को क्लिक करना है और उसके बाद एग्जिट एमएस एक्सेल करना है। तो हम एग्जिट हो जाएंगे, जिस वर्कशीट को हम खुले हुए हैं, हमारी शीट खुली हुई है, उससे हम बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि एमएस एक्सेल को हमने किस तरह से समझा कि एमएस एक्सेल कितना इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ऑफिस में, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने में, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में। तो इस चैप्टर्स में हमने क्या क्या पॉइंट्स समझे, तो अब हम उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एमएस एक्सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है। सेकंड, एमएस एक्सेल वर्कशीट, चार्ट्स और दूसरी कोई भी टेबल्स फॉर्म में कोई डाटा मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ऑफिस बटन एक अवेलेबल होता है हमारी एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में। रिबन मेनू बार के नीचे होता है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो किसी भी टैब से क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है। एमएस एक्सेल में 10,48,576 रोज़ और 16,384 कॉलम्स होते हैं एक वर्कशीट में। एमएस एक्सेल ऑटोमेटिकली एक एक्सटेंशन देता है हर एक फाइल को .xlsx। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है और बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस इसमें साइंस को यूज़ करके किया जा सकते हैं। एमएस एक्सेल में हम बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं और अलग अलग ऑपरेटर्स को एक सिंगल फार्मूला में कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशंस का जो ऑर्डर है वो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के बेस पर ऑपरेट होता है। तो इस तरह से हम एमएस एक्सेल में बहुत तरह के ऑपरेशंस को बहुत ही इजीली कर सकते हैं, फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं और अपनी वर्कशीट मेंटेन करने के लिए बहुत ही इजी तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बच्चों एमएस एक्सेल वर्कशीट के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।